नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज हम मध्य प्रदेश से बाहर कुछ राष्ट्रीय मुद्दों पे बात करने वाले हैं, क्योंकि आज हमारे साथ हैं देश के जाने माने पत्रकार राजेश बादल जी। आपने देखा इस समय देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। लोकसभा चुनाव में पहले फेज के नामांकन भरे जा चुके हैं। एक मुख्यमंत्री जेल के सीटों के पीछे है। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति का बयान आ चुका है कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है ये दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। इन संदर्भों में जो चुनाव हो रहे हैं, ये चुनाव किस दिशा में जाएंगे, हम बाद में मध्य प्रदेश के भी कुछ मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन हम पहले चर्चा करते हैं राजेश बादल जी से। बादल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड के छाव में ये जो चुनाव हो रहे हैं और एक मुख्यमंत्री जेल में डले हुए हैं, आपको क्या लगता है कि अभी भी 300 पार? और एक बड़ा मुद्दा और है जो मैं पूछूंगा आपसे कि 22 जनवरी के बाद भगवान राम बीजेपी के नेताओं के गले से बाहर ही नहीं निकल रहे, अब कुछ बोल ही नहीं रहे राम के बारे में। अचानक राम को याद करना और अचानक राम को छोड़ देना, ये है क्या? तो सबसे पहला सवाल यही है, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जो चुनाव हो रहा है, क्या वास्तव में आम आदमी समझता है इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है? गांव गांव में इसको पहुंचाने में कई देर हो गई है इसको, क्या वास्तव में इसका कोई असर चुनाव पर दिखेगा? देखिए रविंद्र जी, इलेक्टोरल बॉन्ड की जो उसकी तकनीक है, जो उस बॉन्ड के ज़रिए जो लेन देन होता है, उसकी जो बारीक पेंच हैं, वो चाहे आम आदमी, आम मतदाता न समझे, लेकिन वो ये ज़रूर समझता है कि कुछ ऐसा गड़बड़ हुआ है इलेक्टोरल बॉन्ड के ज़रिए जो नहीं होना चाहिए, जो गलत है और जो बीजेपी ने किया है। तो वो ये कहता है कि ये, या उसके मन में जो सवाल आता है कि मान लीजिए कि जैसे कि एक कंपनी है, उस कंपनी को सरकार ने कोई काम दिया। अब काम कट और कमीशन तो हमारे यहाँ पुरानी परंपरा है, पहले नेता खाता था, विभाग खाता था। अब उसको आप एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक वैधानिक जरिया इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए कर दिया गया। जिस कंपनी को काम मिलता है वो कंपनी तुरंत इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए उस पार्टी को चंदा दे देती है। तो और ये ऐसा नहीं है, सैकड़ों करोड़, हजारों करोड़ के ऊपर जा रहा है। तो ये जो चंदा बिना लागत का धंधा बन गया है, ये लोगों के मन में मथ रहा है कि हाँ कुछ गड़बड़ जरूर है। लेकिन मैं ये अभी इसलिए थोड़ा सा संदेह है मुझे कि क्योंकि हमारे यहाँ रविंद्र जी ये देखा गया है कि आमतौर पर ऐसे मुद्दे कम मैदान में उतर पाते हैं जब लोग वोट करते हैं। और ये अफसोस की बात है, मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा है कहने में, ये अफसोस की बात है कि इलेक्टोरल बॉन्ड का मसला हो, धर्मनिरपेक्षता का मसला हो, महंगाई का मसला हो, बेरोजगारी का मसला हो, भारत की विदेश नीति का मसला हो, यानी जो मुद्दे वो होते हैं जो 5 वर्षों के बाद किसी भी सरकार की अंकसूची लिखते हैं, वो उन मुद्दों पर हमारा मतदाता वोट ही नहीं करता। क्यों? इसलिए कि हमारा मतदाता यहाँ से वोट करता है, दिल से वोट करता है, दिमाग से वोट नहीं करता। अगर वो दिमाग से वोट करने लग जाएगा, वो हमारे भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत ही आदर्श स्थिति होगी। क्यों? इसलिए कि दिल से जो वोट होता है वो भावना के जरिए होता है। आपने अभी एक सवाल किया था राम मंदिर वाला, कि राम मंदिर का मसला, इसलिए राम मंदिर का मामला नहीं निकल रहा है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। आपको मालूम है शंकराचार्य कौन होते हैं? शंकराचार्य भगवान शंकर के इस पृथ्वी पर प्रतिनिधि माने जाते हैं। जब शंकराचार्य ये कह चुके कि इस मंदिर का जो लोकार्पण हुआ है या मंदिर की जो शुरुआत हुई है, प्राण प्रतिष्ठा हुई है, वो शास्त्र सम्मत नहीं है, तो ऐसा तो है नहीं कि किसी शंकराचार्य का कोई अनुयायी ना हो। हमारे समाज के भगवान शंकर के बाद सर्वाधिक पूज्य जो हैं वो शंकराचार्य हैं, क्योंकि वो उनके प्रतिनिधि हैं। ठीक वैसे ही जैसे राष्ट्रपति का प्रतिनिधि राज्यपाल है, तो ये भगवान के प्रतिनिधि हैं। एक दो बातें मैं आपको केवल इस नॉलेज के जरिए मैं पूछना चाहता हूं और बताना भी चाहता हूं। ये कहा जाता है जब भारतीय जनता पार्टी मंदिर का मुद्दा चुनाव में लेती थी, तो वो ये कहती थी कि रामलला जो है वो टेंट में बैठे हैं और कसम राम की खाते हैं। ये बोला करते थे रामलला टाट में और पट्टे सारे ठाट में। अब मैं ये कह रहा हूं कि रामलला जो बैठे थे तंबू में, तो वो तो उनकी हम पूजा करते थे, जाते थे, दर्शनार्थी जाते थे।
केवल ये करना था कि वो जो रामलला थे उनको उठा करके वहाँ से और मंदिर में रखना था। उनके लिए एक घर की ज़रूरत थी, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा तो उनकी पहले से हुई थी। तो अगर मंदिर बन गया तो लोगों के दिमाग में ये बात नहीं कि आ रही है कि जो रामलला थे, जो प्राण प्रतिष्ठा जिनके अंदर थी, फिर ये कौन से आ गए जो उनमें रामलला, जो जिनकी ये जो प्राण वो प्रतिष्ठा रामलला कहाँ है जिनकी हम गए? पूजा करते थे? हाँ, मुझे नहीं मालूम है और क्योंकि जो ये माना जाता था कि वो प्रकट है, उनको बिठाई नहीं गया, वो वही प्रकट है मंदिर में। बिल्कुल। और ये बीजेपी ने कहा, विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि ये जो रामलला बैठे हैं ये प्रकट हैं। तो यही तो मैं कह रहा हूं कि अयोध्या जो भगवान राम का एक तरह से आवास है, कर्मभूमि है, जन्मभूमि है, जो भी आप मान लें वो है। तो रामलला तो वहां बैठे ही थे, उनको तो एक घर देना था, और जो घर आप विवाद के चलते नहीं दे पा रहे थे, तो आपको मंदिर बनाना था। रामलला तो नहीं बनाने थे, लेकिन रामलला तो बालक राम के जरिए बने, हजारों करोड़ में, जयपुर में बने, इधर बने, उधर बने। तो जो एक बालक राम नाम की मूर्ति बनी है, वो प्राण प्रतिष्ठा उसकी हुई है। अब सवाल ये है कि एक छत के अंदर क्या एक ही इंसान, मान लो भगवान है, वो राम है, मर्यादा पुरुषोत्तम, उनकी दो प्राण प्रतिष्ठा वाली मूर्तियां हो सकती हैं क्या? ये एक बड़ा मतलब ऐसा प्रश्न है जो लोगों के दिलों तक पहुंच गया है कि इसमें हो ना हो तो कुछ गड़बड़ हुआ है। तो ऐसे सवाल हैं कि जो शास्त्र सम्मत नहीं है, जो हमारे धार्मिक प्रतिनिधि नहीं मानते, जो उन लोगों को भी देखिए कि आप जिन लोगों ने उस राम मंदिर के निर्माण के लिए संघर्ष किया था, तो उनको भी उपेक्षा हुई उनकी। तो पार्टी का जो परंपरागत वोट बैंक है, परंपरागत जो कार्यकर्ता है, परंपरागत जो उनके नेता हैं, वो सब हाशिए पर हैं। तो ऐसी स्थिति में किस आधार पर वो राम मंदिर के निर्माण का श्रेय लेंगे? देखिए बादल जी, एक बड़ा सवाल है और इसको मैं भी बड़ा चिंतन कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि ऐसा क्यों। जिन मोदी जी ने 22 तारीख को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा इसलिए की थी क्योंकि मंदिर अभी अधूरा था, कि उनको इस चुनाव में फायदा लेना है। लेकिन 22 तारीख निकलते ही 23 तारीख से आज तक मोदी जी, अमित शाह जी के मुख से राम मंदिर का नाम नहीं निकल रहा। ऐसा लगता है कि मीडिया को भी उन्होंने कहा है कि नहीं, अब इस मुद्दे को छोड़ दो। आपने देखा होगा किसी भी मीडिया ने इस पर डिस्कस नहीं किया। तो क्या लग रहा है कि क्यों ऐसा हो रहा है कि जिसका फायदा लेने के लिए आपने इतनी जल्दी मंदिर का निर्माण किया और आपने उनका नाम लेना बंद कर दिया? अब क्या लगता है एज ए पत्रकार कि क्यों कर रहे होंगे ये? देखिए, हर सरकार, आपको तो पुराने पत्रकार हैं, आपको भी जानकारी होगी कि चुनाव से पहले अपनी जो स्टेट इंटेलिजेंस या नेशनल, स्टेट से मतलब जो राजकीय खुफिया तंत्र के जरिए वो रिपोर्ट मंगाती है। तब जो मेरी जानकारी है उसमें यह है कि ये माना गया कि चूंकि इस उत्तर प्रदेश की समस्याएं कुछ और हैं और वो समस्याएं पिछले 10 वर्षों में सुलझी नहीं हैं, और राम मंदिर निर्माण का श्रेय अगर सरकार लेती है तो वो समस्याएं भी विकराल रूप में मतदाता के सामने आएंगी। एक कहावत हम लोग बचपन से सुना करते थे, भूखे भजन न होए गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। यानी अगर आदमी भूखा है तो भजन नहीं करता, पहले उसको हर हाथ को काम चाहिए। उत्तर प्रदेश का बेरोजगारी का आंकड़ा आप ले लीजिए, उत्तर प्रदेश की औसत आमदनी ले लीजिए, 8-8, 10-10 साल से वहाँ नियुक्ति पत्र लोगों के पास में हैं, नियुक्तियाँ नहीं हो रही हैं, साक्षात्कार हो चुके हैं, नौकरियाँ नहीं मिल रही हैं, सरकार की आर्थिक स्थिति वैसी नहीं है। तो एक तो बहुत बड़ा मसला। और उत्तर प्रदेश छोटा मोटा प्रदेश, कोई पौंडीचेरी नहीं है कि चलो ठीक है भाई 10-20 हज़ार लोग अगर बेरोजगार हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उत्तर प्रदेश एक महादेश है। संसार के 50 से ज़्यादा देश या लगभग 75 से ज़्यादा देश उत्तर प्रदेश से छोटे हैं। उत्तर प्रदेश संसार में 5वें या 6वें नंबर, अगर ये देश होता तो 6वें या 7वें नंबर पर ये देश की शक्ल में दुनिया में के नक्शे पर होता। मतलब जी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल इस समय दर्शक जानना चाहते हैं कि चुनाव से पहले मोदी जी ने 2 मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल दिया, झारखंड के मुख्यमंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री। कितना लाभ मिलेगा बीजेपी को 2 मुख्यमंत्रियों को जेल में डालने से? देखिए रवीन जी, मैं 1977 से चुनाव कवर कर रहा हूँ, और 1977 के चुनाव का ऐलान करने से पहले, मेरा ख्याल है मैंने उस समय इंदिरा गांधी को इंटरव्यू किया था 17 या 18 जनवरी 1977 को, मुझे ठीक याद है। तो तब ये जिन नेताओं को जेल में डाला गया था उन लोगों ने जनता पार्टी बनाई थी, और किस तरह से 345 या कुछ सीटों पर जनता पार्टी की विजय हुई थी।
कहने का अर्थ ये है कि आप एक बार लोगों को खाना बंद कर दें, एक बार लोगों का चलना बंद कर दें, एक बार आपको साधन उनके छीन लें, लेकिन अभी भारत में अभिव्यक्ति की आज़ादी अगर आप छीन लें तो वो सबसे बड़ा दंड है। और किसी भी, भारत में ही क्यों, देश में, दुनिया के किसी भी देश में आप चले जाएं, अगर ये कहा जाए कि आप बोल नहीं सकते, आप अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर सकते, तो फिर प्रतिपक्ष क्या है, वो असहमत सुरों की नुमाइंदगी करता है। और श्रीमती इंदिरा गांधी से ये गलती हुई थी कि उन्होंने जो असहमति के सुर थे, भाई लोक नारायण जयप्रकाश नारायण तो उन्हें अपनी भतीजी मानते थे, चंद्रशेखर तो उन्हीं की पार्टी में थे, इंदिरा जी की पार्टी में थे, मोरारजी देसाई उनकी अपनी पार्टी में थे। तो जब उन्होंने पार्टी के भीतर असहमति के सुरों को बंद कर दिया तो फिर उनकी बाद में 77 के चुनाव में जो हाल हुआ हम सब ने देखा। अब ये स्थिति हो रही है कि चूंकि आपातकाल तो लगा नहीं सकते, क्योंकि वो जैसे ही लगाएंगे तो इंदिरा गांधी का नाम याद आएगा, कह रही इन्होंने भी वही काम किया जो इंदिरा गांधी ने किया था। लेकिन आप ये पाइए कि देखिए, झारखंड के मुख्यमंत्री से इस्तीफा दिला करके बाद में उनको जेल में डाला गया, दिल्ली में पद पर रहते हुए मुख्यमंत्री को अरेस्ट किया गया, डिप्टी सीएम को अरेस्ट किया गया, हेल्थ मिनिस्टर को अरेस्ट किया गया, बाद में उनको पद से हटाया गया, राज्यसभा सदस्यों को हटाया, जेल में डाला गया। तो ये असहमति के जो सुरों को बंद करने का या उनको कैद करने का जो एक तरह से जो काम है, मुझे लगता है भारतीय लोकतंत्र के लिए एक अच्छा दिन नहीं है, अच्छा कदम नहीं है। हालांकि मैं इसको दूसरे एंगल से देता हूँ, कई लोग सहमत होते हैं इससे, कई लोग सहमत नहीं होते। मैं ये कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने ये बहुत ही सोची समझी जो है चाल चली है। चाल इससे फायदा होगा उनका, मैं बता रहा हूँ ना आपको, वही तो मैं कह रहा हूँ कि वो रिस्क है, जुआ है, चल गया तो फायदा होगा। भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी जब से आए, कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं, कांग्रेस 14 से 15 करोड़ मतों के ढेर पर बैठी है, भारतीय जनता पार्टी 23 करोड़ के आसपास है। तो अगर 23 यानी 8-9 करोड़ का अंतर है, ज़्यादा अंतर नहीं है। लेकिन 14 करोड़ या 15 करोड़ के बाद जो रीजनल पार्टियां हैं, उनके किसी के 90 लाख वोट हैं, किसी के 95 लाख हैं, किसी के 1.25 करोड़ हैं, 1.5 करोड़ हैं या 2 करोड़। इससे ज़्यादा किसी पार्टी के वोट नहीं हैं, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे वो महाराष्ट्र की एनसीपी हो, चाहे शिवसेना हो या आम आदमी पार्टी हो, कोई भी हो। अब भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि उसके लिए, चूंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरा कहाँ से होता है, कांग्रेस से होता है। तो कांग्रेस अगर मजबूत रहती है, जो 2 नंबर की पार्टी है, तो उसके लिए हमेशा दिक्कत बनी रहेगी, क्योंकि जब तक पार्टी है तो गांधी परिवार का कोई नुमाइंदा होगा जो प्रधानमंत्री पद की दावेदारी करेगा। तो उस भय के कारण उसने अपने फरमाइशी प्रतिपक्ष रचने या गढ़ने का एक प्रयास किया है, और वो अरविंद केजरीवाल पर इसलिए दांव लगा रहे हैं। इस एक तीर से 2 निशाने उन्होंने किए हैं, एक तो इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा हाशिए पर आ जाए, और दूसरा उन्होंने एन चुनाव के पहले, ताकि एक सहानुभूतिपूर्ण लहर चले और जो कांग्रेस दूसरे स्थान पर है, अगर सहानुभूति पर वाले वोट आम आदमी पार्टी को उतने मिल जाएं कि वो दूसरे नंबर पे आ जाए और कांग्रेस तीसरे नंबर पे चले जाए, तो इससे अच्छी स्थिति भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई होगी नहीं। लेकिन अब ऐसा होगा, देखिए ये तो राजनीतिक चाल है, और ये 100% मैं इस बात पर सहमत हूं कि ये आम आदमी पार्टी के नेता को जो है, आम आदमी पार्टी को दूसरे नंबर पर मुख्य प्रतिपक्षी दल बनाने का बीजेपी का प्रयास है, क्योंकि आम आदमी पार्टी से तो वो निपट सकती है। लेकिन कांग्रेस जो एक जन आंदोलन है, पार्टी तो है ही नहीं, कांग्रेस कभी पार्टी की शक्ल में तो रही नहीं, तो कांग्रेस से निपटना थोड़ा सा कठिन उनके लिए होगा। हाँ बादल जी, मैं थोड़ा सा मध्य प्रदेश की ओर लेके आ रहा हूँ आपको, और इसको आप नेशनल प्रश्न भी समझ सकते हैं। मध्य प्रदेश में 2 साध्वियाँ हुआ करती थी, उमा भारती और साध्वी प्रज्ञा सिंह। संयोग दोनों साध्वी भी मध्य प्रदेश से चमकी। संयोग यही रहा कि दोनों भोपाल से सांसद रहीं। संयोग ये रहा कि दोनों ने अपने आप को खबर में लाने के लिए शराब की दुकानों में तोड़फोड़ की। और संयोग ये है कि इस बार चुनाव में दोनों को राजनीतिक बियावान में फेंक दिया गया है, कोई उपयोग दोनों का नहीं करना। इस संबंध में भाजपा ने क्या रणनीति बनाई होगी? ये भगवाधारी दोनों साध्वियों को से पिंड क्यों छुड़ाया बीजेपी ने? आपने अभी मुझसे पूछा था कि 22 तारीख के बाद राम मंदिर का मसला क्यों नहीं। भारतीय जनता पार्टी जब से बनी है 1980 से, हम लोग तो लगातार कवर कर रहे हैं, इसमें 2 धाराएं रही हैं। एक धारा है कंजर्वेटिव और दूसरी धारा है लिबरल।
कंजर्वेटिव यानी आप कह सकते हैं कि अनुदारवादी या कट्टरपंथी, जिसकी नुमाइंदगी लाल कृष्ण आडवाणी करते थे, और जो उदारवादी है जिसकी नुमाइंदगी करते थे अटल बिहारी वाजपेयी। तो अब आप देख रहे हैं कि मंदिर से लेकर के और जो दो चेहरे, जिन साध्वियों के चेहरों के नाम आपने जो लिए हैं, ये दोनों चेहरे मध्य प्रदेश में कट्टरपंथी राजनीति के प्रतीक हैं। इसका अर्थ ये है कि पार्टी ने अब इस गलती को सुधारने की कोशिश की है कि बहुत ज़्यादा कट्टरपंथी होने के बाद हार्डकोर जो हिंदुत्व की बात करके वो शायद लोकसभा में वो सीटें नहीं प्राप्त कर सकती जितने की वो उम्मीद कर रही है। आपको याद है 2004 के जो इलेक्शन हुए थे, 2002 से केंद्र सरकार ने, मतलब भारतीय जनता पार्टी में वो लोग, अटल बिहारी वाजपेयी तो बेचारे अलग थलग पड़ गए थे, लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी और प्रमोद महाजन, इन दो लोगों ने मिलकर के जिस तरह से कट्टरपंथी ताकतों को प्रश्रय दिया था भारत की राजनीति में, उससे उनका नुकसान हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी का जो फील गुड वाला फैक्टर था वो पिट गया था। तो अब ये इस बात को सोचते हुए थोड़ा सा ठंडा करना चाहते हैं वो जो विवाद है जिनके पहले। अब देखिए, उमा भारती को उन्होंने मध्य प्रदेश की विधानसभा चुनाव में कहाँ रखा, स्टार प्रचारक नहीं बनाया। फिर मैं उसके बाद मेरे ख्याल है जब बाद में कहा ना टिकट दिया और टिकट दे दिया तो फिर कहा कि चूंकि स्टार प्रचारक बनाने पर उनको हेलीकॉप्टर देना होता है, तो हेलीकॉप्टर तक नहीं मिला बेचारी को। मतलब ये तो चलिए भगवाधारी साध्वियाँ थी, और आपने कहा कि दो जो बीजेपी की दो विचारधारा है उसके तहत ये चली गई। लेकिन मैं दो और महिलाओं की बात करना चाहता हूँ, और वो हैं ग्वालियर राजमहल की राजकुमारियाँ। एक थी राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी, और एक मध्य प्रदेश में मंत्री रहीं यशोधरा जी। इनसे पीछा क्यों छुड़ाया बीजेपी ने? इन दोनों को भी राजनीतिक बियाबान में, ये दोनों भी स्टार प्रचारक नहीं है, ना वो राजस्थान में ना ये मध्य प्रदेश में है, और ये भारतीय जनता पार्टी का डोला उठाते रहे शुरू से। पहले राजमाता जी, उनकी उत्तराधिकारी ये दोनों रहीं। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी का 30 साल विरोध करते रहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया आंखों के तारे बने हुए हैं। तो इसको भी हमारे दर्शक समझना चाहते हैं कि असली उत्तराधिकारी को हटा के, दोनों बहनों को हटा के और सिंधिया जी को गले लगाना, इसका क्या फायदा है बीजेपी? यह एक दिलचस्प प्रश्न है रविंद्र जी। ये बात बिल्कुल सही है कि मध्य प्रदेश और कम से कम इस राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के और जो इस आसपास के इलाके की राजनीति है, उसमें सिंधिया राज परिवार की बड़ी स्थिति रही है, महत्वपूर्ण। और एक ज़माना था जब हमने देखा है कि विजय राजे सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में थी और माधवराव सिंधिया कांग्रेस में थी, यानी दोनों बड़ी पार्टियां सिंधिया परिवार की जो विरासत है या जो उत्तराधिकार है उसको बांट के रखती थी। ये पहली बार ऐसे हो रहा है कि सिंधिया परिवार की तीनों जो प्रतिनिधि हैं वो भारतीय जनता पार्टी में होते हुए भी अनुपस्थित हैं। यानी आप देखिए, यशोधरा राजे सिंधिया हाशिए पर, वसुंधरा राजे सिंधिया हाशिए पर, और माफ़ कीजिए, जो लोग मानते हों माने, मैं तो स्पष्ट कहता हूं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भी भारतीय जनता पार्टी में कोई बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। 22 लोगों को लेके गए, 16 लोगों को टिकट मिला, उसमें आधे हार गए, उसमें से अब 4-5 विधायकों के साथ अगर वो जीवित हैं, जो खुद अपने सचिव से हार जाए तो उससे नाटा बोना और छोटे कद का सिंधिया परिवार का ऐसा कोई शख्स हो सकता है? मुझे तो नहीं लगता। तो ऐसी स्थिति में इसका अर्थ यह है कि भारतीय जनता पार्टी उनको रखना तो चाहती है, क्योंकि अभी भी एक बड़ा वर्ग ग्वालियर और मध्य भारत में ऐसा है जो सिंधिया परिवार के साथ एक स्वाभाविक पीढ़ीगत वंशानुगत सहानुभूति रखता है। और वो इसलिए रखता है, उसका साइंटिफिक कारण है। आपको पता है, सिंधिया घराने की अपने उनके जहाज होते थे, उनके अपने हवाई जहाज़ होते थे, उनके अपने सिनेमा घर होते थे, उनके अपनी रोडवेज होती थी, उनकी अपनी रेलें होती थी, उनके अपनी कल कारखाने होते थे, पूरे भारत में ही नहीं विदेशों में भी। तो मध्य भारत और ग्वालियर की रियासत के लोगों को रोज़गार खूब मिलता था। तो जो जहाँ से रोज़गार मिलता है आदमी उसके प्रति थोड़ा सा लॉयल रहता है। तो कारण तो ये है। लेकिन आज की तारीख में मैं आपसे कह सकता हूँ, मेरी बातचीत होती है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो सहयोगी, जो माधवराव सिंधिया के चले आ रहे हैं, वो बड़े बेमन से उनके साथ हैं। तो सिंधिया परिवार का होना या न होना, हाँ, कांग्रेस से चूक हो गई, मैं कह सकता हूँ। इसमें थोड़ा सा टिकट वितरण में अगर यशोधरा राजे पर उसने हाथ रख दिया होता और ग्वालियर से टिकट दे दिया होता, शायद वो, मुझे लगता है, जरूर थोड़ी यशोधरा लेती कांग्रेस में आती। वो इस समय उतावली बैठी हुई हैं।
यशोधरा राजे अभी का अभी सम्मान तो नहीं मिला उनको। अभी ग्वालियर की टिकट घोषित नहीं हुई है। हाँ। अभी आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तब कांग्रेस ने ग्वालियर को होल्ड पे रखा है। देखिए, सिंधिया परिवार, ये जो आप सुझाव दे रहे हैं ये अभी भी दिया जा सकता है। सिंधिया परिवार के हर शख्स का कहना ये होता है कि मेरे सम्मान से बड़ा कुछ नहीं। आपको याद है, चाहे माधवराव सिंधिया ने, वो भी कहते थे कि ये मेरे सम्मान का या रियासत के सम्मान। जिंदा है तो जिंदा आना जरूरी, हाँ। नजर आना जरूरी। बिल्कुल। तो जब वो सम्मान की बात करते थे, यशोधरा राजे को इस शिवराज सिंह चौहान के जमाने में सम्मान नहीं मिला। कैबिनेट की बैठकों में जब होता था तो हमने देखा कि आपस में यशोधरा, हाँ, कैसे जाती थी वो, और उसके बाद से उनको किस तरह से हाशिए पर रखा गया। सवाल मेरा ये है, थोड़ा सा मध्य प्रदेश की ओर ही आ रहा हूं मैं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने मिशन 29 चला रखा है, और यदि मिशन 29 को लेके इतने कॉन्फिडेंट हैं तो क्या कारण है रोज बीजेपी के यहाँ से कुछ ना कुछ लाने पड़ते हैं उठा उठा के। आप देखें बीजेपी कार्यालय में प्रतिदिन एक समारोह होता है जिसमें कांग्रेस के 2-4 नेता ज्वाइन करते हैं, दुपट्टा डालते हैं। यहाँ तक भी ठीक है, छिंदवाड़ा में कल एक अजीब हुआ कि कमलनाथ के एक समर्थक के घर पर ही पहुंच गए कैलाश जी और मुख्यमंत्री, उनके घर पे जाके दुपट्टा डाल दिया। तो ये क्यों करना पड़ रहा है? जब आप इतने मुतमईन हैं, आप संतुष्ट हैं कि हम 29 सीटें जीत रहे हैं, तो आप कांग्रेस नेताओं के घर जाके दुपट्टा जेब में रख के ले जा रहे हो और दुपट्टा पहना रहे हो, क्या है ये? रविंद्र जी, इसके पीछे भय है। देखिए, तीसरी बार लोकसभा अगर वो जीतते हैं, जिसके कि अभी फिलहाल तो अनुकूल लग रहा है बीजेपी के लिए, मुझे तीसरी बार जीतते हैं तो वो नेहरू वाला रिकॉर्ड बनाएंगे कि 52, 57 और 62 3 चुनाव में लगातार जीते थे नेहरू जी। तो लेकिन भय की बात जो मैं कर रहा हूं, भय इसलिए है कि मैंने आपको पिछले इंटरव्यू में शायद कहा था कि अब इनका ये मोदी कांग्रेस रूल कर रही है, ये बीजेपी रूल नहीं कर रही है इस देश पर। तो अब इनको भारतीय जनता कांग्रेस उसका नाम रख लेना चाहिए। क्यों रख लेना चाहिए कि देखिए, अब वो वर्ग है, भारतीय जनता पार्टी बहुत पुरानी पार्टी तो है नहीं। हम लोगों की पत्रकारिता के कार्यकाल में हमने देखा है कि उसका उद्भव हुआ, 80 के बाद वो उठी, 80 के बाद हम लोगों के सामने आई। तो जो परंपरागत जो आरएसएस का वोट, जो आरएसएस का कट्टर कार्यकर्ता था, जो भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरे की और साफ सुथरी शुचिता वाली राजनीति करने की वकालत करता था, आज भी बड़ा वर्ग भारतीय जनता पार्टी, और हम लोग भी उस जमाने में इसलिए भारतीय जनता पार्टी को 1 अंक ज़्यादा देते थे क्योंकि ये राजनीति में साफ सफाई की बात करते थे, और हम लोग देखते थे कि कांग्रेस के अंदर, घर के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। तो अब वो वर्ग, जो भारतीय जनता पार्टी का वो वर्ग जो हाशिए पर है, जो उपेक्षित है, और जो देखता है कि कल के रोज़ जो लोग आए हैं कांग्रेस से आ रहे हैं वो मलाई खा रहे हैं, और वो फट्टा बिछाने वाला सारी उम्र तो वो फट्टा बिछाता रहा, दरी बिछाता रहा, झंडा उठाता रहा, और अब उसका अंत भी उसी तरह से हो जाएगा। तो पार्टी के अंदर ये जो एक वर्टिकल डिवीज़न हो गया है, वर्गीकृत विभाजन, तो इसलिए पार्टी ये भय है कि वो, उसको लगता है कि कांग्रेस के छोटे छोटे कार्यकर्ता को भी अगर आप इकट्ठा करेंगे तो एक आदमी 10 लोगों को भी लाएगा तो फायदा होगा, लेकिन उसने अपने घर को ठीक करने का काम नहीं किया। मतलब जी, भारतीय जनता पार्टी ने इस बार नारा दिया है 400 पार, लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि होगा, कई लोग नहीं हो रहा। आपको क्या लगता है इस बार 400 पार जाएंगे? देखिए रविंद्र जी, लोकतंत्र में कोई भी पार्टी अपना एक लक्ष्य निर्धारित करने के लिए आज़ाद है। 400 पार, 500 पार, कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन मैं ये मानता हूं कि एक आम मतदाता को जब वोट करना होता है तो उससे पहले एक सोचना ये होगा कि लोकतंत्र का मतलब क्या है। अगर 500 पार या 400 पार हो जाता है तो फिर तो वही हो गया ना जो 1000 साल से गुलामी चली आ रही थी, कि राजा चाहता था, क्योंकि 500 पार है, राजा को कोई चैलेंज करने वाला नहीं है। अंग्रेज आए, अंग्रेजों को कोई चैलेंज करने वाला नहीं था। तो जब कोई चैलेंज करने वाला नहीं होता तब अधिनायकवादी ताकतें मुंह उठाती हैं, सिर उठाती हैं, राजा बन जाती हैं, और हम राजशाही से तो 1000 साल में मुक्त हुए हैं। लोकतंत्र उसका मतलब है, लोकतंत्र का अर्थ यह है कि पक्ष और प्रतिपक्ष, यानी सहमत और असहमत दोनों लोग देश के विकास में कंधे से कंधा मिला के काम करें। अब ये नहीं हो सकता कि पक्ष के आकार तो ट्रैक्टर के पहिए के बराबर हो और प्रतिपक्ष का आकार साइकिल के पहिए के बराबर। ऐसे में लोकतंत्र की गाड़ी नहीं चलती। अगर आप मुझसे नाराज हैं
तो मुझे कम से कम आपको इतना सम्मान तो देना पड़ेगा कि मैं आपकी बात सुनूं। लेकिन अगर मैं आपका मुंह बंद कर दूं तो फिर उसका क्या होगा? फिर तो लोकतंत्र नहीं रहा ना। तो ऐसी स्थिति में मैं ये चाहता हूं कि मैं इसलिए कि भारत का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते चाहता हूं कि प्रतिपक्ष का आकार कोई भी हो, आम आदमी पार्टी हो, एनसीपी हो, टीएमसी हो, शिवसेना हो, जो भी पार्टी है, डीएमके हो, उसका इतना सम्मानजनक आकार होना चाहिए कि वो पक्ष की आंखों में आंखें डाल के सवाल कर सके और मुद्दों पर बहस कर सके। तो 400 पार तो खैर होता नहीं है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि 2 बहुमत और बहुमत के बाद एक अल्पमत, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, थोड़ा बहुत अंतर होना चाहिए, लेकिन होना चाहिए लोकतांत्रिक तरीके से। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे राजेश बादल जी, देश के जाने माने पत्रकार हैं और हमेशा कई लोग कहते हैं कि मेरे इस प्रोग्राम को पूरा देखिए, लेकिन आज मैं पहली बार बोल रहा हूं कि राजेश बादल जी के इस इंटरव्यू को एक बार नहीं 2 बार सुनिए आप, क्योंकि इससे आपके नॉलेज बढ़ेगी, आपको पता चलेगा कि देश में क्या हो रहा है। कई चीज़ें हमसे सुनते सुनते छूट भी जाती हैं। आज बादल जी ने जो धमाकेदार इंटरव्यू हमारे यहाँ दिया है, आप देखिए हर विषय पर आज बादल जी बोले हैं, खुलकर बोले हैं, और उनका ये कहना है कि ये जो डर है भारतीय जनता पार्टी को, वो डर दिखाई दे रहा है। बेशक माहौल कुछ भी हो, और आखिर क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मुंह से 22 तारीख के बाद राम का नाम नहीं निकल रहा है। इन तमाम सारी चीज़ों को आज बादल जी ने बहुत विस्तार से समझाया है। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।